गोल्ड स्टीन सर आते हैं और गोल्ड स्टीन सर कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर कैथोड किरणें आ सकती हैं तो क्या पॉजिटिव प्लेट से किरणें नहीं आ सकती? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकती हैं। और पॉजिटिव प्लेट से जो किरणें आई उसको उन्होंने नाम दिया कैनाल किरणें, और वहीं से जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन सर ने प्रोटॉन की खोज कर दी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही आपके डिस्कवर हो चुके हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बढ़िया सा। अच्छा, अब सुनो भाई आगे की कहानी। यहाँ तक की कहानी तो हमने पढ़ ली थी। यहाँ तक आई होप आपने घर पे रिवाइज भी किया होगा और आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। और अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में आज हम कहानी स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड सर के पास से। चलेंगे रदरफोर्ड सर के पास और देखेंगे रदरफोर्ड सर किस तरह से एटम को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास प्रोटॉन आ चुका है, लेकिन याद रखिएगा रदरफोर्ड सर ने ही प्रोटॉन को एक्सप्लेन किया था, गोल्डस्टीन कर नहीं पाए थे, इसीलिए उनका नाम थोड़ा सा छिपा हुआ रहता है। अच्छा, रदरफोर्ड सर ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भैया देखो, हम करेंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का मतलब कि सोने की बहुत पतली पन्नी लेंगे और उस पर अल्फा पार्टिकल डालेंगे और देखेंगे कि वो सोने के जो एटम है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब आपके मन में यहाँ से कई सारे सवाल आ रहे हैं, उनका आंसर सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि रदरफोर्ड सर ने अल्फा पार्टिकल से ही क्यों लिए? क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के पास बहुत बढ़िया बढ़िया खूबियां हैं। क्या? सबसे पहला, अल्फा पार्टिकल भारी कण होते हैं, हैवी होते हैं, भारी होते हैं। और भारी होते हैं इसलिए वो चीजों के आर पार नहीं जा पाते, पहली प्रॉपर्टी। तो हल्की फुल्की चीज, आप एक छोटा सा पेपर ले लो A4 साइज का, उस पर अल्फा पार्टिकल डालोगे, अल्फा पार्टिकल आर पार जाएंगे नहीं, वो वहीं रह जाएंगे। पहला। दूसरा पॉइंट, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हैवी हो गए, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धनावेशित होते हैं अल्फा पार्टिकल, उनपे धन आवेश पाया जाता है। और बस दो प्रॉपर्टी है आपके काम की, बाकी आप ना पढ़िए ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के बाद नेक्स्ट आया, उन्होंने गोल्ड ही क्यों चुना? सोने ऐसा क्या है भाई कि गोल्ड चुना गया? तो उसका लॉजिक समझिए। गोल्ड इसलिए चुना गया कि गोल्ड बहुत ज्यादा मेलाइबल और डक्टाइल मटेरियल है। मेलाइबल और डक्टाइल है, मतलब बहुत ज्यादा आघात वर्धनीय। अभी हम ये सब आपको मेटल नॉन मेटल में डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ आप ये समझ लो बहुत ज्यादा आघात वर्धनीय और अन्य होता है। मतलब सोना इतना अच्छा होता है कि अगर आप उसे थिन शीट में बदलना चाहें तो बहुत पतली थिन शीट बना सकते हैं पीट कर, और पतले वायर भी उसके आसानी से बनाए जा सकते हैं बहुत। इसीलिए सोने का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि उससे बहुत पतली थिन शीट बनाई जा सकती थी। ठीक है। आघात वर्धनीयता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पतली पतली थिन शीट में बदल सकता है। एकदम हल्की थिन शीट आप सोने से ही बना सकते हो और किसी मटेरियल से नहीं, इसीलिए उन्होंने सोने का प्रयोग किया। अच्छा, और दूसरी बात, सोना रिएक्टिव भी नहीं होता है, मतलब वो किसी से अभिक्रिया भी नहीं करता है। गोल्ड किसी से अभिक्रिया नहीं करता जल्दी, इसीलिए आप देखते होगे कि आप जो ज्वेलरी खरीद के लाते हो, वो ज्वेलरी समय के साथ उस पर ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। आपने अगर ध्यान दिया उस पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्योर गोल्ड थोड़ी ना होता है। आप जितना ऐड देख लो, माला बार, केस, काशी, कुछ भी उठा लो, चाहे अमिताभ बच्चन आ जाए, चाहे कोई चिल्ला दे कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना हम आपको दे रहे हैं, कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो उनके वो, आप ये मत सोचो कि ज्वेलर्स उसमें पैसा खा रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बना ही नहीं जा सकती। प्योर गोल्ड इतना ज्यादा मेलेबल है कि आप उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते।
तो उसमें मिलाया जाता है कॉपर या फिर चांदी, सिल्वर, तब ज्वेलरी बनाते हैं उसकी। इसीलिए वो खराब हो जाता है समय के साथ। लेकिन अगर आपके पास सोने का बिस्किट है, अगर आप ज्वेलरी के शौकीन नहीं है और सोना रखना चाहते हैं, तो आप बिस्किट के फॉर्म में खरीदिए, उसमें कभी भी कोई लेयर नहीं चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सोना बिस्किट के फॉर्म में आपको मिल सकता है, इसीलिए वो कभी भी खराब नहीं होता है ना। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये आ गया सोने इसलिए लिया गया क्योंकि सोना रिएक्टिव नहीं होता है। अब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया कैसे था वो समझिए। इन्होंने सोने की एक बहुत कम थिकनेस की एक फॉइल ले ली, पतली सी पन्नी। कितनी पतली थी? 0.0004 सेंटीमीटर। ठीक है। बिस्किट का रेट भी सेम मिलता है ना भैया, ये तो इंटेलिजेंट तो भी है। बिस्किट और ज्वेलरी के रेट में आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है। बिस्किट आपको उस रेट पे नहीं देंगे वो कभी भी। ज्वेलर्स दिमागदार है, वो आपको ज्वेलरी बिस्किट के रेट में देते हैं। ठीक है, वो आपको ज्वेलरी पागल बनाते हैं कि 24 कैरेट दे रहे हैं, 24 कैरेट का रेट दीजिए। वो देते नहीं आपको 24 कैरेट कभी। यहाँ पे फॉइल की बात करें तो ये जो फॉइल है ये कितनी पतली है? 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस। आप समझ सकते हैं कितना पतला है ये। अब इस पर जब अल्फा पार्टिकल डाले गए, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गई, तो इसमें से एक एटम मैंने उठाया है, ध्यान से देखिएगा। एक एटम, ये है एक सोने का एटम, गोल्ड का एटम। ये जब इसके अंदर अल्फा पार्टिकल गए तो आप देख सकते हैं जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के पास थे, केंद्र की तरफ थे, वो केंद्र से दूर चले गए हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो केंद्र के सामने थे वो तो वापस ही आ गए। इससे आपको क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला, रदरफोर्ड सर ने 3 कंक्लूजन यहां से निकाले कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही जा रहे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो केंद्र के पास है वो केंद्र से दूर हो जा रहे हैं, और जो केंद्र के सामने है वो तो वापस आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, 3 कंक्लूजन क्या निकले? पहला, ज्यादातर जो एटम है वो पूरा खाली है, पूरे एटम में कुछ भी नहीं है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। पहला कंक्लूजन। दूसरा, एटम के सेंटर पे तो कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा सेंटर से दूर भाग रहे हैं, और दूर वो तभी भागेंगे जब समान आवेश होगा, है ना। तो इसका मतलब सेंटर पे कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है। उसको इन्होंने नाम क्या दिया? नाभिक। तो अब क्वेश्चन आया, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? नाभिक की खोज किसने करी? आंसर है रदरफोर्ड सर ने करी। कैसे करी? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा, ये बात इन्होंने बता दी कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर धनावेश होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये बात इन्होंने बताई कि एटम इस तरह का होता है, तुरंत मीडिया पहुंच गया इनके घर। कहता, सर ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जे थॉमसन भैया वाला? तो जे थॉमसन भैया का इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अब ये भी चक्कर में पड़ गए, यार इलेक्ट्रॉन तो हमें कहीं मिला ही नहीं। अब देखो ये बनाते कैसे बात है, जैसे नहीं, जब आप वाइवा दिए होगे कभी 11th-12th में, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो एकदम आता तो है नहीं, तो फिर एकदम कहानी बनाना चालू करते हैं। और अगर आप फीमेल जेंडर हैं तो सबसे बढ़िया चीज है, 2 आंसू 30 नंबर आपके। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, तो वो लॉजिक ये भी लगा रहे थे रदरफोर्ड सर। रदरफोर्ड सर सोच रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएं, कहाँ है। तो रदरफोर्ड सर ने ऐसे ही एक जनरल बात बता दी। क्या कहते? देखो, ये है एटम, ये रहा न्यूक्लियस जो इसके सेंटर पे होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते गोल गोल। अच्छा, ये बात, मीडिया खुश हो गया, मीडिया को तो कहानी चाहिए थी, उसको मिल गई कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन
अब उसमें एक पढ़ाकू बच्चा बैठा था उस भीड़ में। कौन था वो था मैक्सवेल सर का स्टूडेंट। मैक्सवेल सर जो कि बड़े जाने माने फिजिसिस्ट हैं, और उन्होंने 4 इक्वेशन दी थी जिससे आधी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। मैक्सवेल सर ने एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों ओर अगर घूमेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी का लॉस करेगा। अगर एक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण के चारों चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा में हानि होगी, और अगर ऊर्जा में हानि होगी तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और वो उसी में जाके मिल जाएगा। तो मैक्सवेल सर बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बात तो गलत कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पर भी तो वही है, एक आवेश है नाभिक, एक है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, वो सेंटर के पास आएगा और नाभिक में गिर जाएगा। और अगर वो नाभिक में गिर जाएगा तो भैया नाभिक, एटम का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, एटम खत्म। तो रदरफोर्ड का मॉडल यहीं पर गलत हो जाता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है। क्लियर भाई? तो रदरफोर्ड मॉडल में किसी को कोई समस्या या कोई समस्या है तो बताओ, जल्दी से स्पीड में बताओ भाई। किसी को कोई भी डाउट? क्लियर? ओके। और किसी को भाई समस्या? या 3 ही लोगों, जल्दी जल्दी बता दो, खत्म करो, आगे बढ़े जल्दी से। अगर क्वेश्चन पूछना है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ जाए। चले, ओके। अब रदरफोर्ड मॉडल में तो कमी निकल आई ना, तो उस कमी को सही कौन करेगा? उस कमी को सही करने के लिए आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है नील्स बोर। बोहर्स मॉडल। आज के समय में जो आप एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हो वो यही मॉडल है, लेकिन केमिस्ट्री है, आपने केमिस्ट्री के बारे में सुनी रखा है कि केमिस्ट्री में जितना आप पढ़ रहे हो सब तो मोस्टली गलत पढ़ रहे हो। बोहर्स मॉडल भी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन गलती क्या है कि बोहर्स मॉडल से अच्छा मॉडल अभी तक आया नहीं है मार्केट में, इसीलिए आप मजबूरी में बोहर्स मॉडल ही पढ़ रहे हो। अच्छा, बोहर्स मॉडल था क्या? 2 मिनट में समझेंगे बढ़िया सी कहानी के साथ। बोहर सर ऐसे ही मार्केट में नहीं आ गए थे। उन्होंने पता है काफी स्टडी किया, काफी चीजों को समझा, फिर उन्होंने एक बढ़िया चीज की हेल्प ली। क्या? सोलर सिस्टम। आप लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। पढ़ा है ना भाई सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम ज्योग्राफी में आपने पढ़ा। सोलर सिस्टम में आप देखते हो ना, सन एक जगह स्टेबल माना जाता है और सारे प्लैनेट उसके चारों चक्कर लगाते हैं, और प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। वहां पे वर्ड यूज होता है ऑर्बिट, जिसे हिंदी में कहते हैं कक्षा। तो उसी में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आज मन है चलो जुपिटर वाले ऑर्बिट में चले जाए, कल मन हुआ मरकरी वाले में चले जाए, ऐसा नहीं करते। सबका अपना अपना फिक्स पाथ है, उसी में सब घूमते हैं। ये नहीं कि जिससे मिलने का मन हुआ चलो आज उनके घर चलते हैं नमकीन खा के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, मस्त अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो ये चीज होती है। उन्होंने कहा कि एटम में भी ऐसा ही होता है। बोहर्स मॉडल को हम लोग सोलर सिस्टम मॉडल भी कह रहे हैं, याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि एटम में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक, जो कि रदरफोर्ड सर ने बता दिया था पहले ही। और दूसरा वर्ड ये लेकर आए ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था, और इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसी ऑर्बिट में ही घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेंगे तो एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता है। एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। किसी भी तरह से ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है तो। क्लियर? तो हमने क्या सीखा
कि एटम में दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंटर में न्यूक्लियस और एक होते हैं उसके चारों ओर बने ऑर्बिट। अगर आप उसी ऑर्बिट में हो तो कोई बदलाव नहीं होगा, आराम से आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, नील्स बोर से क्वेश्चन पूछा गया, सर ये बताइए ऑर्बिट जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना ऑर्बिट है तो उसमें से पृथ्वी ही घूमती है और कोई प्लेनेट तो नहीं आता। दूसरे प्लेनेट अपना ऑर्बिट है तो वो उसी में घूमते हैं और कोई तो उसमें नहीं आता। तो क्या एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा? उन्होंने कहा नहीं। देखिए हम ऑर्बिट बनाएंगे यहाँ पर 4, जिनको हम नाम देंगे कि L M N। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट, ये है मेरा थर्ड ऑर्बिट, तो ये है मेरा फोर्थ ऑर्बिट। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया? फॉर्मूला दिया 2n²। n क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिट थे। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट के पास जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। थर्ड में जाओगे तो 16 हो जाएंगे, फोर्थ में 32 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। अच्छा, फिर से क्वेश्चन, सर एक रख के दिखा दो, मजा आ जाए। चलो भाई, एक आपकी पसंद का छोटू सा एटम कोई ले लें, जो आप बताओ उसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएं कैसे बनाया जाता है। बताओ भाई, कोई भी एटम छोटू सा, छोटा ही बताना, बड़ा ना बता देना, पता चला बना या बैठ के। छोटा सा एटम कोई भी बता दो, 1 to 20 के बीच में। ऑक्सीजन, ओके चलिए, ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन 8 होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। ठीक है, अब आइए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का नाभिक बना लो 8 प्रोटॉन के साथ, चुपचाप बन गया न्यूक्लियस। अब हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, इसे हम क्या नाम देंगे? के शेल। अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन उठा के रखेंगे, 1 2। लेकिन है तो उसके पास 8, तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो आप किस ऑर्बिट के पास जाओगे? एल। आप एल के पास जाएंगे। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 8। आप कितने रख दोगे यहाँ पर? आपके पास तो 6 ही हैं, तो वो 6 उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, बन गया के एल। तो के एल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 6। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये बन गया स्ट्रक्चर। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए बना सकते हैं, ये सिंपल सा लॉजिक। अच्छा, ये समझ बोहर सर ने हमें अच्छे से समझा दिया। अब आता है बोहर सर के मॉडल में क्या कोई कमी नहीं थी क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि आपके मॉडल में कोई कमी नहीं है। कहते नहीं नहीं कमी है भाई। वो क्या है? कमियां इनके मॉडल में ये थी कि इनका मॉडल हाई एनर्जी के जो एलिमेंट थे या हैवी पार्टिकल थे, उनका स्पेक्ट्रम नहीं ये समझा पाए थे। जैसे हल्के पार्टिकल का स्पेक्ट्रम तो इन्होंने समझा लिया था, हैवी पार्टिकल का, बड़े पार्टिकल का स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। दूसरी कमी, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तीसरी कमी, ये स्पार्क इफेक्ट, रीमान इफेक्ट, उसको नहीं समझा पाए। अब अगर आपको ये सारे वर्ड बहुत ही अप लेवल के लग रहे हो तो प्लीज इन वर्ड को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि बोहर्स मॉडल की कमियां क्या थी। तो पहली कमी आपको हमने यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, उसमें लिखे हुए हैं चारों कमियां। पहली कमी ये थी कि बोहर्स बड़े पार्टिकल्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी कमी ये थी कि इनके मॉडल में
स्टार्क इफेक्ट, जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ था और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को भी ये नहीं समझा पाए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है बोहर्स मॉडल से। बोहर्स मॉडल में पूछा जाता है कि सर आपने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, लेकिन अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा या नहीं। तो बोहर सर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो कैसे एनर्जी को चेंज करता है वो समझिए सिंपल से लॉजिक के साथ। क्या कमियां लिखनी? अरे लिखनी, ये देखो लिखी है कमियां, ये चारों नोट्स अवेलेबल है। सबसे पहले ये जीमान इफेक्ट नहीं समझा पाए थे, जीमान प्रभाव नहीं समझा पाए थे। दूसरा स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाए थे, स्टार्क प्रभाव नहीं समझा पाए थे। तीसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं समझा पाए थे। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत नहीं समझा पाए थे ये। और ये लार्ज बड़े परमाणुओं का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए थे। ये चार इनकी कमियां थी, ये लिखी हुई है आपकी। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट आते हैं, एनर्जी लॉस देखते हैं। तो हाइजेनबर्ग ये सॉरी बोहर सर ने कहा कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से यानी कि किसी अपर ऑर्बिट से, ऊपर वाली कक्षा से लोअर ऑर्बिट में आता है, यानी कि ऊपर से नीचे आता है, तो क्या होगा? वो एनर्जी का लॉस करेगा, तभी नीचे आ पाएगा। एनर्जी का लॉस करेगा, ऊर्जा की हानि करेगा, तभी वो नीचे आ पाएगा। ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, उसको नीचे आना है यहाँ पर, तो उसको एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो एनर्जी को गेन करेगा, ऊर्जा को प्राप्त करेगा, तो कहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो ऊपर वाले ऑर्बिट में नहीं जा पाएगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ये दो बातें इन्होंने समझाई थी नील्स बोर सर ने, कि नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी को गेन करता है और ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी का लॉस करता है। बस इतनी सी कहानी थी नील्स बोर के स्टोरी में, और आपको कुछ खास यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो नील्स बोर ने क्या क्या कहा फिर से एक बार समझते हैं। नील्स बोर ने कहा कि एटम में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस नाभिक जो कि केंद्र पर है, और दूसरे होते हैं ऑर्बिट जो उसके चारों ओर बने हुए हैं। उन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं करता है। अब ये ऑर्बिट कितने थे? 4 के एल एम एन। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2, 8, 18 और 32। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाओगे तो एनर्जी बदलेगी, ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी का लॉस होगा, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी का गेन होगा। इस तरह से उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाया। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताएं भाई, किसी को कोई समस्या या कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। अब इसके बाद आपको एक डाउट नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। डाउट ये है कि आपने पूछा नहीं सर न्यूट्रॉन कहाँ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, बोहर्स मॉडल सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे अच्छा है, उसमें भी न्यूट्रॉन की कहीं बात नहीं हुई। सब लोग सिर्फ नाभिक और इलेक्ट्रॉन में खेल रहे हैं। क्यों? हाँ न्यूट्रॉन है,
न्यूट्रॉन का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन अभी तक खोजा ही नहीं गया है, इसीलिए न्यूट्रॉन अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है, इसीलिए अब होगा डिस्कवर। अब न्यूट्रॉन आएगा 1932, साइंटिस्ट का नाम जेम्स चैडविक। तो चैडविक सर ने न्यूट्रॉन को खोजा था जब सारे एटॉमिक मॉडल आ गए थे उसके बाद। अब यही तो क्वेश्चन बनता है पेपर में, कहते हैं सर न्यूट्रॉन इतनी बाद में क्यों खोजा गया? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं था, चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए क्या हो गया कि वहां पर न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। ओके, तो न्यूट्रॉन जब डिस्कवर हो गया तो पता चला कि उसका द्रव्यमान तो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आवेश उस पर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। जेम्स चैडविक को बाद में पता चला, तब रखा गया उसे न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, n इक्वल्स टू पी कहाँ पे रखा हमने? यूज किया क्या कहीं n इक्वल्स टू पी? वो मैंने वो यूज किया था, p इक्वल्स टू ई, प्रोटॉन और वो बराबर है। n न्यूट्रॉन के लिए नहीं था, वो आपका न्यूट्रॉन डिस्कवर अब हुआ है, अब हम आगे चीजों को यूज करेंगे। नहीं, n इक्वल्स टू पी कहाँ होता है वो अलग चीज है, वो हम आपको भी बताएंगे कैसे काम करते हैं। चलो, ये आगे डिस्कवर हो गया। इसको डिस्कवर होने के बाद आपको सिर्फ नाम याद रखना, न्यूट्रॉन किसने खोजा था, आवेश होता नहीं है, द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक छोटी सी चीज आती है, तो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से पहले हम आपको पढ़ा दें थ्योरी, तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। ओके, चले, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। मान लो आप किसी एलिमेंट को शो करना चाहते हैं, एलिमेंट यानी कि तत्व, तो उसको कैसे शो करते हैं? जेड एक्स ए के फॉर्म ही तो शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऑक्सीजन लिखते हो तो 8O16, आप हाइड्रोजन लिखते हो 1H1, आप कार्बन लिखते हो 6C12, ऐसे तो लिखते हो। तो ये क्या है? एलिमेंट को लिखने का तरीका। जहां पर जेड क्या होता है? जेड होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और यही जेड क्या कहलाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो नीचे लिखा होता है ये, जो ऊपर लिखा होता है ए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एटॉमिक मास, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। अच्छा भाई, अब यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास कोई एटम है, एटम यानी कि परमाणु, तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो एटम उदासीन बनता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन हमने मान लो पूछ लिया है बढ़िया सा। हमने कहा मेरे पास है 13Y40, मैंने कहा बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये तीनों आपको निकाल के बताने। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे?
मैंने क्वेश्चन पूछा कि 13y40 एक तत्व है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो। तो सबसे पहले आप प्रोटॉन देखेंगे। प्रोटॉन कहाँ लिखे जाते हैं, वो जेड के बराबर होते हैं, और जेड कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 13। अगर कोई ये एटम है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 13। तो न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे, सर न्यूट्रॉन जब कभी भी निकालना होता है तो ए माइनस जेड कर देते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमेशा ए माइनस जेड कर देते हैं। तो 40 में 13 घटा देना, आंसर आ जाएगा आपका 26। ये न्यूट्रॉन। बस इतना सा आपको छोटी सी बात क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपसे कभी भी निकलवाया जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो निकाल दोगे ना सभी एलिमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां से आते हैं नेक्स्ट। एक और करा दे, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे। हम दे देते हैं, मान लो आपको Cl- ये है। अब मैंने इसमें पूछा, बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। बताओ भाई, Cl- क्लोरीन। ओके, आपको पता है क्लोरीन 17 नंबर पे आती है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो क्लोरीन 17 नंबर पे आती है, 35 इसका हम मान लेते हैं नंबर। तो 35 जब मानते हैं तो प्रोटॉन तो हो गए 17, इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने भाई, Cl- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 17 नहीं होंगे इस बार। क्यों, क्योंकि ये एटम नहीं है, ये Cl- आयन है। हमने आपको बताया ना एटम और आयन में अंतर। जब कभी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसे आयन कहते हैं। तो ये Cl- है, यानी कि इस पर एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो मतलब पहले तो 17 होने चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ठीक है, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज से लगा हुआ है। तो चार्ज अगर लगा हुआ है तो जरा ध्यान दिया करिए, अगर प्लस का लगा होता तो एक कम कर देते, अगर माइनस का लगा है तो जितने प्रोटॉन है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाते हैं। और न्यूट्रॉन तो आपको माइनस देना है, 35 में 17 घटा दीजिए, बच गया 18। तो 18 आपके न्यूट्रॉन। ठीक है, बस ये लॉजिक आपका काम करता है इस टाइप के क्वेश्चंस। आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि आयन के फॉर्म में अगर दिया जाए तो कैसे करना। ये तो हो गया बेसिक। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के पास। सबसे पहला पार्ट आता है आपका आइसोटोप। आइसोटोप जिसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक, हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। समस्थानिक नाम से ही पता चला, जिसके स्थान समान हो। स्थान मतलब एटॉमिक नंबर। ऐसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कैसा हो, सेम, समान हो, सेम, समान हो, लेकिन एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है वो कैसा हो, वो डिफरेंट हो, भिन्न हो। ठीक है, उसे कहा जाता है आइसोटोप समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। क्यों, क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक 1 1 1, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है।
ऐसे ही आप बना सकते हैं कार्बन का 6C12, 6C13 और 6C14। कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं 12, 13, 14। कार्बन 14 का यूज कहाँ किया जाता है? कार्बन डेटिंग में, जीवाश्म की आयु पता लगाने। कार्बन डेटिंग में फॉसिल का एज पता लगाने के लिए इसी कार्बन के आइसोटोप का यूज करते हैं, ठीक है, फॉसिल का एज। ओके भाई। अच्छा, तीसरा आपका बनता है, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही दो नहीं है, आप बहुत सारे इसमें देख सकते हो। जैसे क्लोरीन का ले लो, 17Cl35 और 17Cl36, तो ये क्लोरीन के समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक वो हो गए जिनका स्थान समान, परमाणु क्रमांक सेम, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, वो समस्थानिक है। दूसरे आते हैं आइसोबार। आइसोबार्स जिसे हम लोग कहते हैं समभारिक। समभारिक आइसोबार क्या होते हैं भाई? आइसोबार यानी कि समभारिक उन्हें कहा जाता है जिनमें एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान कैसा हो? परमाणु द्रव्यमान सेम यानी कि समान हो, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या डिफरेंट हो, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख लो 1H3 एंड 2He3, तो ये क्या है? परमाणु क्रमांक देखिए अलग अलग है, परमाणु भार समान है। ऐसे ही 8O15 और 7N15, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लीजिए, समान है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। तो इन्हें कहा जाता है आइसोबार, जिनके भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इसमें अलग अलग तत्व आपको देखने को भी मिलते हैं, परमाणु क्रमांक आपका अलग हो जाता है। लेकिन तीसरे आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जिसको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार दोनों ही डिफरेंट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। बट A-Z जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। A-Z यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान होते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1H3 2He4। अब आप इसको देखिए, इसमें ना ये समान है ना ही परमाणु भार समान है, लेकिन दोनों का अंतर सेम है। इसमें भी अंतर 2 का है और इसमें भी अंतर 2 का है। तो मतलब ये हो गए समन्यूट्रॉनिक, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान होते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गए तीनों? आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कब किसका यूज होता है। आपको एग्जाम्पल पेपर में दिए जाते हैं और कहा जाता है ढूंढ के दिखाओ कि इनमें कौन आइसोटोप है, कौन आइसोटोन्स हैं, ये सब तो ढूंढ लेंगे भाई आराम से। अब तो समस्या नहीं होगी ढूंढने में। ओके, चलो बढ़िया।
ये हो गए आपकी कहानी। अब इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लो, बिल्कुल आसान सा, जल्दी से आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा भाई, सबसे पहले आइसोटोप समस्थानिक। समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। उनमें तत्व एक ही है लेकिन भार अलग अलग है। जैसे कार्बन के समस्थानिक है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इस तरह से। फिर आता है आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं जिनका परमाणु भार लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जैसे आप हाइड्रोजन को देख लो तो वो हीलियम के साथ, आप कार्बन को मिला लो तो वो नाइट्रोजन के साथ, इस तरह से वो भार समान करके दूसरे तत्वों के साथ पेयर बनाता है। इसी तरह तीसरा आता है आइसोटोन्स, जिसमें ना परमाणु क्रमांक समान है ना परमाणु भार समान है, सिर्फ उनका डिफरेंस समान है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है, उसे सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बस इतना सा है। अब यहाँ पर आया सबसे पहला क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, तो आप आंसर करेंगे ड्यूट्रॉन। सब एटॉमिक उन्हें कहा जाता है जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो एटम के अंदर आपको पता है प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बस ये तीन ही पार्टिकल आपको मिलते हैं, ड्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है सेकेंड क्वेश्चन, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जिसमें दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन शामिल है? बताओ भाई जरा। द्रव्यमान संख्या बतानी है, ए कितना होगा? दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन 6। ओके, और कोई? अरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन है यार। दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है ए। ए हमने आपको क्या बताया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही ए कहते हैं। 2 + 2 आंसर आ गया 4, खत्म। इतना छोटू सा तो क्वेश्चन था ये भाई। ए क्या था, P+N ही तो ए होता है। अभी आपको बताया, समझ में आया कि चला गया ऊपर से। ए मतलब आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन के साथ कभी भी ना खेला करो, बस ये भूल जाओ इलेक्ट्रॉन को कोई अस्तित्व नहीं होता है, ना ए में ना जेड में, कोई मतलब नहीं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे एटम जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, आइसोटोप। ओके, ए सी डी तीन आंसर आ गए। चलिए देखो भाई, प्रोटॉन की संख्या समान है यानी कि Z1 = Z2, समस्थानिक बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान होने का मतलब परमाणु क्रमांक समान है, और परमाणु क्रमांक सब समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। बस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइसोटोप्स कहते हैं जिसके प्रोटॉन समान होते हैं। बस इतना सा लॉजिक था इस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सही है।
आइसोबार तो तब कहते हैं ना जब परमाणु भार समान होता, यहाँ तो प्रोटॉन की संख्या समान है, मतलब हो गया आइसोटोप। बिल्कुल सही किरण जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ओके, तो ये हो गए क्वेश्चंस जो हमने कर लिए डिस्कस। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, वहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। बाकी आपको कोई समस्या है तो बताएं, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे है कंप्लीट। कोई समस्या नहीं है तो ओके। हाँ भाई, कोई डाउट आपको बताएं। लास्ट में क्या कंफ्यूजन है, ये आइसोबार, आइसोमास, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, इसमें कंफ्यूजन है। अच्छा, मिक्स हो रहा है। सुनो 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 सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सिर्फ इतना याद रखो, आप हिंदी में समझो, समस्थानिक, आप ऐसे समझो। नाम इंग्लिश वाले नाम में कंफ्यूज हो रहा है तो आप ऐसे समझो, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ओके। अच्छा, आप ऐसे समझो इसको, समस्थानिक का मतलब है जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, जिसमें प्रोटॉन बराबर हो, प्रोटॉन बराबर हो या फिर परमाणु क्रमांक बराबर हो। ठीक है, या फिर परमाणु क्रमांक बराबर हो। ठीक है, जैसे तत्व होता है ना जेड एक्स ए, तो जेड एक्स ए में क्या होता है, मान लो Z1 X1 ये है, दूसरा है Z2 YA2, तो Z1 और Z2 जिसके बराबर होंगे वही आपके समस्थानिक कहलाएंगे। उसे आ चाहे परमाणु क्रमांक कह लो चाहे प्रोटॉन कह लो। समभारिक का मतलब है जिसमें परमाणु भार समान हो, समान हो, या फिर ध्यान से सुनिएगा, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो कि कहलाता है ए, तो समान हो। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ने पर अगर समान आ रहा है तो वो कहलाते हैं समभारिक। जैसे Z1 XA1 और Z2 YA2 दो तत्व हैं, तो यहाँ A1 A2 बराबर होने चाहिए, Z1 Z2 नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं समभारिक, A1 A2 बराबर होने चाहिए। बस ये देखते हैं हम। और तीसरा सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉन बराबर हो या फिर ए और जेड का अंतर बराबर हो, ए माइनस जेड का अंतर समान हो। जैसे मान लो पहला है Z1 XA1 और दूसरा है Z2 YA2, तो यहाँ पर ना A1 A2 बराबर होने चाहिए, A1 A2 नहीं बराबर होने चाहिए, Z1 Z2 भी नहीं बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, A1 माइनस Z1 इक्वल्स टू A2 माइनस Z2, इन दोनों का अंतर बराबर होना, ये कहलाते हैं न्यूट्रॉनिक। अभी क्लियर, अभी समझ में आ गया आपको, क्लियर ना, बस इतना सा आपको समझना, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो चले भाई, आज की सेवा यहीं पर करते हैं समाप्त। और कोई समस्या आपको है नहीं तो आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दिवाली मनाएं, मजे से मिठाई खाएं, लेकिन उसके जस्ट बाद अच्छे से आप तैयारी करें। ओके, चलिए, धन्यवाद।